कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज जो अपना पक्ष रखेंगे यूजीसी के खिलाफ रखेंगे। और वैभव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूजीसी के खिलाफ आज अपनी बात रखेंगे। मुन्ना खान जी, अब क्योंकि आप यूजीसी के खिलाफ आज बोलने वाले हैं, आपने कांग्रेस भी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी हैं जो सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि विरोध आप लोग किस बात का कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पहले सरकार कानून लाई है, जैसे 3 कृषि काले कानून लाए गए थे, तो मैं समझता हूं ये डिसीजन भी एक बंद कमरे के डिसीजन की तरह ही है। सरकार इसमें भी स्वार्थ देख रही है। स्वार्थ ये है सरकार का कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को साधने के लिए सरकार ने ये नीति अपनाई है। मैं ये समझता हूँ, जब आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास, तो ये तो सबका साथ सबका विकास है नहीं, ये तो सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि फूट डालो और राज करो। आपको ये पता है कि स्वर्ण के वोट आपके लिए बिल्कुल पक्के हैं, वो वोट कहीं नहीं जाएंगे। जिस तरीके से लोग कहते थे कि हम 200 रुपए पेट्रोल भी खरीदेंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, तो शायद कहीं इसका खामियाजा, शायद इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही हो। या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हुआ और जो वहां पे कांग्रेस और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन है वो मजबूती से लोकसभा में रिजल्ट दिया है, तो इसे घबराकर शायद इन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि इनको पता है कि SC, ST, OBC ये बीजेपी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्वर्णों की पार्टी रही है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि लुभावने वादे के तहत ये सरकार ये कदम उठाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी को अपने हक की आजादी मिलनी चाहिए, जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वर्ण, दलित, शोषित, वंचित, SC, ST, OBC कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह देखें। दूसरी बात देखिए, कर रहे हैं मुन्ना जी, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप विरोध कर भी रहे हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि जिस संसदीय समिति की हम बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह उस समिति के चेयरमैन थे और उन्हीं की सिफारिशों के बाद यूजीसी के नए नियम नोटिफाई किए गए हैं। तो अब इस पर भी कुछ बोल दीजिए फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, खैर बहुत बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो, सवाल ये नहीं है, सवाल सरकार के मंशा पे, आप समझिए सरकार की मंशा क्या है। आपकी बातों को समझ गई, आपके पॉइंटर्स हमने नोट डाउन कर लिए, लेकिन अब जवाब इस पर भी दीजिए ना। तो फिर आप कैसे विरोध कर रहे हैं? आप ही ने कहा कि आपकी पार्टी के बड़े नेता है ना, वो इस संसदीय समिति के जब चेयरमैन रहे हैं, तो इस पर भी बोलिए फिर कुछ। नहीं, मैं विरोध की बातें नहीं कर रहा हूँ। हमने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान और सबका अधिकार, मैं सिर्फ अधिकार की बात कर रहा हूँ और सबके साथ सबके विकास की बात कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक कहावत है, भारतीय जनता पार्टी किसी का सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब आपको 12-14 साल के बाद आपको दलित याद आ रहे हैं, SC याद आ रहे हैं, OBC याद आ रहे हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती थी, स्वार्थ की राजनीति कर रही है, और इनका स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पता है कि जो वहाँ इनके वोट मिलते वो खिसक चुके और ये साधने की तैयारी में, इसलिए इस तरीके के जो यूजीसी मामला है वो लाए हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो यूजीसी का जो नया नियम आया है ये फोकस है यूपी चुनाव, यानी कि 27 को टारगेट करते हुए लाया गया है। मुन्ना जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शुभम शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले तो हमने सबकी बातें सुनी, क्योंकि सब अपने अपने राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि एक चाहे नागरिक होने के नाते, चाहे एक्टिविस्ट होने के नाते, या फिर एक छात्र होने के नाते, यूजीसी का अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें क्या ऐसे पहलू हैं जो लोगों को विरोध में ला रहे हैं और जो लोगों के समर्थन में ला रहे हैं? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता के एक बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि किसी जाति के खिलाफ नहीं और जाति दुर्भावना से नहीं ग्रसित है। तो मैं देखिए, मैं पत्रकारिता कर रहा हूं पिछले 6 सालों से और MCU भोपाल से पढ़ा हुआ हूं। मैं उन्हें अभी और इसी वक्त, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि गांव में, शहर में लोगों में कितना गुस्सा है। मैं उन्हें इसी वक्त चैलेंज दे रहा हूं कि अगर वो साबित कर दें कि किसी जाति और समाज के खिलाफ नहीं है तो मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा और यहां तक कि गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं। जो लाने वाले थे UCC,
वो लेकर के आ गए हैं आज यूजीसी, मतलब आप यूसीसी लेकर वोट लेते हैं और लेकर आते हैं यूजीसी, और फिर आप ये कहते हैं किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है। अगर ये किसी जाति समाज के खिलाफ नहीं है तो इसमें एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्यों ऐड किया गया? यानी आप सीधे सीधे ये मानने की सामान्य वर्ग बस अत्याचार करता है, और फिर आप एक तरह से ये भी कहते हैं कि सामान्य वर्ग 5% है ही, तो 5% जो सिर्फ 5% है वो 85% और 90% पर अत्याचार कर रहा है। दूसरा, जो इक्विटी कमेटी बनेगी, जो यूजीसी के नियम है, तो मैं उनसे कहूंगा प्रवक्ता साहब से कि जैसे इनके सांसद कह देते हैं, एक जो राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में, वो कह देते हैं कि वो नियम पढ़े नहीं, दूसरे सांसद कह देते हैं उस नियम के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो इन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है। उसमें इक्विटी कमेटी में साफ साफ लिखा है कि इसके जो मेंबर होंगे वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी महिला होंगे। तो फिर आप पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सामान्य वर्ग का पुरुष पहले से ही शोषित होता है, आपकी नजरों में वो पहले से ही जातिवादी है। और पॉइंट, अगर ये पॉइंट की बात करते हैं तो मैं ये बताता हूं कि सामान्य वर्ग को पिछले 15 सालों में इन्होंने जितना अलग थलग करने का प्रयास किया है इस देश में कभी भी नहीं हुआ। और यूजीसी की बात जब ये कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि अक्षत शुक्ला, जब आप ये कहते हैं कि कॉलेजों में जातिवाद होती है, तो मैं आज आपके यहाँ बहुत ही सावधानी से और तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि इस समय देश में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा जातिवाद हो रहा है, खुलकर हो रहा है, तो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। जेएनयू में क्या नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जेएनयू में क्या नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। जेएनयू में क्या नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया की कब्र खुदेगी। और सिर्फ जेएनयू नहीं, हरियाणा की सोनीपत की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां पे क्या नारे दिए गए कि ब्राह्मणवाद बनियावाद भारत छोड़ो। आप मुझे कोई भी एक जाति बता दीजिए, कोई भी एक समाज बता दीजिए, यहां तक कि बीजेपी को कहा जाता है कि एंटी मुस्लिम राजनीति करते हैं, एक भी ऐसा बता दीजिए जब मुस्लिमों के लिए किसी भी जाति समाज के लिए ऐसे नारे लगे हों। अब आती है अगर तथ्यों की बात, तो आप रोहित वेमुला हो गया, एक केसेस या 2 केसेस को उठाते हैं, जबकि रोहित वेमुला के एससी एसटी या ओबीसी होने पर भी संशय है। आप लोगों को भी ये बताना चाहिए कि रोहित वेमुला को ये बाकायदे बताया गया है कि वो ओबीसी समाज से थे और उनका चूंकि कास्ट सर्टिफिकेट उनका गलत था और कई सारी चीजें हैं। लेकिन रोहित वेमुला का केस उठाते हैं, अक्षत शुक्ला का केस क्यों नहीं उठाते? ये अपने लखनऊ कराने वाला अक्षत शुक्ला 2023 में देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके तिलक को लेकर गलत कमेंट किया जाता है, उसकी शिखा को लेकर अभद्र टिप्पणी की जाती है, उसके जनेऊ पर अभद्र कमेंट किए जाते हैं। एमबीबीएस का डॉक्टर था, एमबीबीएस का छात्र था उज्जैन में, पंसुल व्यास, 1 साल पहले उसने क्यों आत्महत्या कर ली? क्योंकि उस पर धार्मिक टिप्पणियां की गई, उसकी जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। तो बीजेपी ने, और एक मैं आंकड़ा दूंगा, आप मुझे बस 1 मिनट टाइम दीजिएगा, इन्हीं का आंकड़ा है, इनकी सरकार का आंकड़ा है, ये जो डाटा लेकर आए हैं और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को शामिल कर दिए हैं, तो इनका एक आंकड़ा ये है कि एससी एसटी और ओबीसी के साथ साथ जनरल वर्ग को कहते हैं कम है, लेकिन आपको पता है कि कॉलेजों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो लगभग बराबर है। जितना ड्रॉप आउट जनरल वर्ग का कर रहा है उतना ही ओबीसी का कर रहा है। अगर मैं टोटल बात करूं तो एससी एसटी ओबीसी का ड्रॉप आउट टोटल 13,626 है, टोटल 26,451 है, जिसमें 13,626 एससी एसटी ओबीसी का है। ये इनकी सरकार का, ये देख लेंगे और ये चाहेंगे तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। और इसमें सामान्य वर्ग का 12,825 है, तो लगभग सामान्य है। आत्महत्या का केस इनकी सरकार दे रही है डाटा, मैं नहीं दे रहा हूं, इनकी सरकार ये डाटा दे रही है कि कितने लोगों ने सुसाइड किए। तो टोटल 122 लोगों ने सुसाइड किए जो छात्रों का है, और ये डाटा 2014 से लेकर 21 तक का है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के 68 छात्र हैं और सामान्य वर्ग के 54 छात्र हैं। आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव आज फिर बयान दिया और उसने कहा है कि हम फंसाएंगे, इनको फंसना चाहिए। इस पर ये लोग मौन है। इनके एक राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक कहना चाहता हूं कि नित्यानंद राय जी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो हर हर महादेव कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। अरे मैं भी तुलसी की माला पहनता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि आलू का रेट क्या है और आप बता रहे हैं कि पानी का पानी, ये क्या बात है? आपकी मुद्दे पर बात करिए ना। नहीं, मैं एक बात फिर आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि किस तरह से ये सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं है और इनको क्या जरूरत थी। बिल्कुल शुभम, मुद्दों की ही बात होगी और आपने जो सवाल उठाए हैं उन्हीं सवालों को मैं आगे बढ़ाते हुए और कुछ मैं भी आंकड़े रखती हूँ आपके सामने। बीते हम 2019 से ही, देवेंद्र जी खासतौर पर ये सवाल मेरा आपके लिए रहेगा, उन चीजों को भी मैं कोट करूंगी जो शुभम ने अभी हमारे बीच में रखी है। और दूसरा ये जो आंकड़े हैं कि 2019 से अगर 20 के बीच में देखते हैं तो 173 कंप्लेन आती हैं जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पूरे देश में रजिस्टर होती हैं। लेकिन ये आंकड़ा जब हम 2023 से 24 के बीच तक पहुंचते हैं, यानी कि साल दर साल इसमें इजाफा होता है और ये पहुंच जाती है 378 जो अभी तक रिपोर्ट की गई है। यानी ये मानते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या ये कदम यूजीसी के जो नियमों में बदलाव किया गया है ये काफी है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ओबीसी को ऐड करना, सवर्ण समाज को एक तरह से
अभी शुभम ने रखा अपनी बातें रखी कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा कि एक तबका, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये क्रिमिनल तो हो सकता है लेकिन ये पीड़ित नहीं हो सकता है।